लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई सूरत से गुवाहाटी होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। आप जानते ही हैं कि आज शाम 5:30 बजे तक बागी विधायकों को जवाब देने का वक्त डिप्टी स्पीकर ने दिया था। इस कदम से शिंदे गुट में खलबली मच गई थी और ऐसा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को झुकाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन अभी इस खेल में बहुत से पत्ते खुलने बाकी हैं। शिंदे गुट के विधायकों को विधानसभा पहुंचने की जगह सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता दिखाया गया। वैसे तो रविवार की छुट्टी के दिन ये सब हुआ, लेकिन फिर भी विधायकों की सुनवाई सोमवार यानी आज अदालत में हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार और डिप्टी स्पीकर भी अदालत पहुंचे। देश के नामी गिरामी वकील इस लड़ाई में अपने अपने तर्क रख रहे हैं। सरकार तो महंगे वकील का खर्च उठा सकती है, लेकिन बागी विधायक अदालत की खर्चीली लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ एक 5 सितारा होटल में कई दिनों तक सारी सुख सुविधाओं के साथ किसके दम पर रह रहे हैं, ये सवाल पूछे ही नहीं जाते। और अगर पूछ भी लें तो जवाब सबको मालूम होने के बावजूद कोई देगा नहीं। आश्चर्य यह है कि ईडी जैसी एजेंसियां रिसोर्ट पॉलिटिक्स की जांच क्यों नहीं करती है, या फिर उनका काम केवल सरकार के विरोधी नेताओं की जांच तक ही सीमित है। ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ चर्चा में है और इसके साथ ही आज संजय राउत के घर भी ईडी का नोटिस पहुंच गया है। ईडी का नोटिस पहुंचने के बाद संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा जल्दी से सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत? मैं सामना कार्यालय में हूँ, ये मेरा घर नहीं, यहाँ नोटिस में आ सकता है। ये तो बाला साहब ठाकरे की वास्तु है। अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूंगा। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। मैं आपको बताता हूं, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। मेरी अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से। उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूंगा, लेकिन जरूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊंगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊंगा। मैं भागने वाला नहीं। मैं कहा था कल, जो लोग 40-45 कितने भी हो जो गुवाहाटी में है, उनका जमीर, उनका आत्मा मर चुका है, और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी, ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है। लोग उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं। ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो ये सुन रहे थे आप संजय राउत को, जो ईडी का नोटिस मिलने के बाद अपना पक्ष रख रहे थे मीडिया के सामने और जो कुछ कह रहे थे आपने सुना। लेकिन इधर मौजूदा महाराष्ट्र संकट में उद्धव ठाकरे के लिए खुलकर बैटिंग करने वाले ये संजय राउत से बीजेपी तो परेशान रहती ही थी, अब वो शिवसेना विधायक भी घबराने लगे हैं जिन्होंने बगावत की है। संजय राउत ने तो उन्हें साफ कह दिया है कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में। संजय राउत के इस तेवर को देखते हुए बागी विधायकों ने Y+ सुरक्षा के साथ चौपाटी यानी मुंबई आने की तैयारी कर ली है। हालांकि मुंबई आना कब तक होगा ये अभी पक्का नहीं है, क्योंकि अब शिंदे गुट के विधायकों को डिप्टी स्पीकर के अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के शाम 5:30 बजे तक का वक्त दिया है। कोर्ट में बागी विधायकों की तरफ से डिप्टी स्पीकर को अयोग्यता याचिका में कोई कार्रवाई करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर भी विचार हुआ है और इन सब के लिए अदालत ने 5 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। फिलहाल अदालत ने 11 जुलाई को सुनवाई का दिन निश्चित किया है, यानी अब महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई का फैसला आने में वक्त लगेगा, ये आप तय मानिए। 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन तो ऑलरेडी दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद क्या कुछ होता है, हलफनामा 5 दिन के अंदर, लेकिन
12 तारीख को शाम 5:30 बजे तक अपने अपने विचार, अपनी बातें रखनी है, वो भी डिप्टी स्पीकर के सामने इन बागी विधायकों को। लेकिन इस दौरान बीजेपी और किस तरह के कदम उठा सकती है, क्योंकि लगातार ये बात भी चल रही है कि बीजेपी मांग कर सकती है फ्लोर टेस्ट के लिए, राज्यपाल के पास जा सकती है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभी जिस वक्त हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तो पिछले 1 घंटे से मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के आवास पर, उनके घर पर बीजेपी की बैठक चल रही है और उस बैठक में शायद कुछ फैसला सरकार बनाने को लेकर के, फ्लोर टेस्टिंग को लेकर के या कुछ और इन तमाम मसलों पे हो सकता है। उद्धव ठाकरे किस तरह और विधायकों को टूटने से रोक सकते हैं, कैसे अपने विधायक जो बार बार आज कोई और गया, कल कोई और जा रहा है गुवाहाटी, लगातार गुवाहाटी, अभी भी खबर आ रही है कि एक विधायक और, राहुल नाम का विधायक, वो भी गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। तो ये जो विधायक जो टूट रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कब तक रोक सकते हैं और कब तक असम मेजबानी का जिम्मा संभालता रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। असम के हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा साहब कह रहे हैं कि हमारे यहां महाराष्ट्र के विधायकों की टोली हमारे यहां ठहरी है, आई है, मुझे नहीं पता। हाँ, असम जो है वो पर्यटन के लिए काफ़ी मशहूर है और यहाँ पे आप आ सकते हैं पर्यटन के लिए, यहाँ के होटल अच्छे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सीएम को पता ना हो? चलिए, ये ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसका कानूनी पक्ष क्या कुछ कहता है, संवैधानिक पक्ष क्या कुछ कहता है, 10th शेड्यूल जो है वो क्या कुछ कहता है, ये सब समझेंगे। आज हमारे साथ कुछ खास वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, आइए उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और सीधे आगे बढ़ें हमारे साथ। इस वक्त आप देखिए 4 वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं। सीनियर एडवोकेट हैं इश्तियाक अली जी, सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करता हूं अली साहब। और सीधे इधर दिल्ली से हमारे साथी जो अभी धर्मशाला में हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अपूर्व अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत करता हूं अपूर्व अग्रवाल जी। साथ में हमारे 2 वरिष्ठ साथी हैं, राजेश बादल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, टेलीविज़न की दुनिया हो चाहे प्रिंट की दुनिया हो, एक लंबा अनुभव है आपके पास। राजेश बादल जी, आपका स्वागत। और स्वागत करता हूं धनंजय कुमार जी, सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं, सामना अखबार में एक पुराना, कह सकते हैं कि सामना अखबार के पुराने साथी रह चुके हैं धनंजय कुमार जी। और साथ साथ इस वक्त वहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुंबई में, बहुत नज़दीक से एक पत्रकार होने के नाते देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिल्मों में, टेलीविज़न में बहुत सारे सीरियल्स के लिए कहानियाँ और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी करते हैं धनंजय कुमार जी। तो बहुत कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग जो चल रही